धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आप लोग जानते ही हैं, पिछले 2 साल से कोरोना लॉकडाउन का हवाला देकर हज यात्रा पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी है। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने, खासकर जो मंत्रालय है मुख्तार अब्बास नकवी का, उसने कोशिशें नहीं की, वरना अगर वो कोशिशें करता तो सऊदी अरब जो है हज की इजाजत भारतीयों को जरूर दे देता। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये भी खड़ा हो जा रहा है कि भैया हज की इजाजत भारतीयों को स्पेशल क्यों देता? पूरी दुनिया पर ही हज के लिए पाबंदी फिलहाल सऊदी अरब ने लगा रखी है। इस साल भी सिर्फ वहां लोकल के लोगों को ही हज करने की इजाजत दी गई। एक सवाल ये है, इसको कैसे देखा और समझा जा सकता है, इसके आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। एक सवाल ये है कि जब जून 2020 से, यानी कि पिछले साल से हज कमेटी ऑफ इंडिया का गठन ही नहीं हुआ है, 2 बार एक्सटेंशन उसको दिया गया था, 2016 में आखिरी बार गठन हुआ था, तो ऐसे में कैसे हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई के अंदर कोई जमीन खरीद सकती है? और मुंबई में जमीन खरीदने की क्या जरूरत थी, जब कहा जा रहा था कि दिल्ली के अंदर सेंट्रल हज कमेटी का एक ऑफिस बनना चाहिए, हेडक्वार्टर बनना चाहिए, तो मुंबई में जमीन क्यों खरीद ली गई? और वो भी जब हज कमेटी का गठन नहीं है तब क्यों खरीद ली गई? ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल ये रहेगा कि कई सारे राज्यों में हज कमेटी का गठन नहीं किया जा रहा है, उसे कैसे देखा और समझा जा सकता है? और एक सवाल ये भी रहेगा कि जब से मुख्तार अब्बास नकवी के पास हज विभाग आया है, एक तरीके से कहा जा सकता है, उनके मंत्रालय से इसको जोड़ दिया गया है, विदेश मंत्रालय से हटा दिया गया है, तो तब से ही सारे सवाल क्यों पैदा हो रहे हैं? इसी के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हाफिज नौशाद आजमी, जो सेंट्रल हज कमेटी के 1 बार मेंबर रह चुके हैं, इसके अलावा उत्तर प्रदेश हज कमेटी के 2 बार मेंबर रह चुके हैं, हज सेवा दल जो बना हुआ है, जो संगठन बना हुआ उसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो उन्हीं से पूछेंगे पहले सवाल के बारे में। जब तमाम देशों की हज पर रोक लगी हुई है, तब ऐसे में आपका ये कहना, प्रधानमंत्री को पत्र लिखे कि साहब आप कोशिशें करते तो भारतीयों को हज पे जाने की इजाजत मिल जाती, ये एक सवाल। दूसरा, इस वक्त आपने पत्र क्यों लिखा है? अब तो हज यात्रा होनी भी नहीं है, अभी से आप क्यों पत्र लिख रहे हैं? ये दोनों सवालों का क्या कहना है आपका? आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि धाकड़ खबर में आप हज को, मौजू को, इस इशू को जगह देते हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूं जी। और देखिए, ऐसा है कि हमें कोशिश तो करनी ही चाहिए थी, हाजियों के जज्बात का हमें ख्याल रखना चाहिए था। जब हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 2020 में हाजियों का फार्म जमा किया, लॉटरी किया, एक किस्त पैसे की जमा कराई, पासपोर्ट जमा कराए, उसके बाद कोटा नहीं मिला, नहीं जा सके, तो जाहिर है कि तैयारी तो होती रहती है जी। दूसरे 2021 में फिर हज फार्म भराए गए और जो नॉन रिफंडेबल फीस है 300 रुपए वो जमा कराई गई, और उसके बाद से कोई पैसा नहीं लिया गया। लेकिन ये तैयारी करते रहे, आखिर तक तैयारी करते रहे, और हज जायजा मीटिंग भी एक मोहतरम नकवी साहब ने, चूंकि कमेटी नहीं थी तो सीओ वगैरह के साथ बंबई दफ्तर में लिया और कहा कि हमारी सारी तैयारी हो चुकी है, सऊदी अरब का हमें इंतजार है, जैसे उनका पैगाम हमारे पास आएगा हम आज़मीन हज को भेजेंगे। वह सऊदी अरब ने कोई पैगाम नहीं दिया, लेकिन अमली तौर से ये भी तैयार नहीं थे, इसलिए कि जितने हज हाउस सेंटर थे इन्होंने कोरोना सेंटर बना दिए थे, और भी तैयारियां नहीं थी, वो मैं पहले बता चुका हूं। लेकिन मेरा ये कहना था कि अगर आप संजीदा थे तो सऊदी शाह से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की बात कराते, खत लिखवाते, हो सकता है वो दे देते। कुछ जमहूरियत है, उनसे कोई, वहां लोकतंत्र तो है नहीं, तो उनसे कोई सवाल नहीं करता कि आपने हिंदुस्तान को क्यों दिया। बहरकैफ वो अब अलग बात है। लेकिन ये एक सवाल है कि हज एक्ट में लिखा है कि 4 महीने पहले हज कमेटी की तश्कील हो जानी चाहिए। ये दूसरा मुद्दा आप छेड़ रहे हैं, इसमें मैं जाऊंगा, लेकिन मैं आपके सवाल से ही सवाल उठाना चाहता हूं। आपने कहा लोकतंत्र तो वहां है नहीं, वहां पे तो राजशाही है। राजशाही में अगर वो फैसला ले लेते और भारतीयों को आने की इजाजत दे देते, तो क्या पूरी दुनिया में उनकी आलोचना नहीं होती? क्या पूरी दुनिया में मुसलमान नहीं रहते? क्या भारत के मुसलमान ही ज्यादा बड़े मुसलमान है जिन्हें सऊदी अरब सिर माथे पे लेके घूमेगा? नहीं, देखिए, ये आपसी ताल्लुकात की बात होती है कि किसको हम दें किसको न दें, ये अंदरूनी मामला है उनका। ये दे सकते थे, वो ये ले सकते थे, ये इसमें कोई आलोचना का मामला नहीं था। और बहरकैफ मेरी समझ से, लेकिन फिर भी अब वो बातें तो पुरानी हो गई हैं।
मैं अब इस पे आना चाहता हूँ कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की तश्कील का मामला और कोरोना से हज का मामला वो नहीं जोड़ा जा सकता। 20 जून दो चीजें आप उठाना चाहते हैं, मैं जाना चाहता हूं उन्हीं की तरफ, लेकिन मुझे लगता है उससे पहले आपको इस पे ज्यादा बेहतर क्लियरेंस देनी चाहिए कि जो जमीन अभी खरीदी गई है करोड़ों रुपए की मुंबई के अंदर, उस जमीन के लेकर जो कहा जा रहा है कि वहां पे एम्बार्केशन बनेगा और तमाम छोटी छोटी जगह पे एम्बार्केशन खत्म किए जा रहे हैं, वहां पे हज यात्रियों को एक बड़ी सुविधा मिलेगी, उस फैसले को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, उस फैसले को तो मैं अखलाकी तौर से और शरई तौर से और कानूनी तौर से मेरी नजर में वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। जहां तक एम्बार्केशन पॉइंट पे हाजियों को ले जाना, हवाई जहाज तक पहुंचाना, ये हर स्टेट में तकरीबन लागू है कि स्टेट हज हाउस बनाए जाते हैं और स्टेट कमेटियां ये काम करती हैं। उसके लिए हाजी उन्हें पैसा देते हैं, फीस देते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है, मैं गैर शरई इसलिए कह रहा हूं कि पूरे मुल्क के मुसलमानों का पैसा है। और फिर हम वहीं आएंगे कि 2016 में जो कमेटी बनाई गई, एक साजिश के तहत हमारे उलमाए किराम को उसमें जगह नहीं दी गई, जबकि आज जहानी अटल बिहारी जी ने, वाजपेयी जी ने जो एक्ट बनाया था 2002 में, हज को धार्मिक इदारा तस्लीम करते हुए उसमें जो 7 नामनट लोग थे उसमें 3 उलमाओं को जगह दी गई थी। उसको अंग्रेजी में जो भी कहें, लेकिन उलमाए दीन आते थे। तो अब सवाल यह है कि उलमाए दीन, और ये भी है कि एक्सपर्ट कानूनी लोग भी हों, एक्ट में ये भी है जो नामिनेशन होता है, तो बाहर के कानूनी लोग क्या मशवरा देंगे, वो जो दिया सो दिया। लेकिन शरान ये किसी तरह नाजायज जायज नहीं हो सकता। मैंने फतवा नहीं पूछा है, लेकिन सारे मुल्क का पैसा है, वो एक शहर में लगा दिया जाए तो ये किसी तरह अखलाकी तौर से और कानूनी तौर से और शरई तौर से मुनासिब नहीं है। आप इस पर इसलिए भी सवाल उठा रहे हैं क्योंकि एक अरसे से डिमांड की जा रही थी कि सेंट्रल हज कमेटी का हेडक्वार्टर दिल्ली में होना चाहिए, मुंबई में क्यों है? हाँ, मैं इसको अखलाकी तौर से, देखिए ऐसा है कि अब वो मैं उसमें बहुत अभी नहीं तफसीली बात करूंगा आपसे, बहुत कर चुका हूं, इस पे लिख भी चुका हूं। लेकिन एक मैं 100 मेंबर पार्लियामेंट ने मुतालबा किया था 2005 में हमारे मेमोरेंडम पे कि मनमोहन जी इसको करें, लेकिन इत्तेफाक से वही लोग मिनिस्टर हो गए जो स्टैंडिंग कमेटी के उस वक्त 2000 में चेयरमैन थे। जिन लोगों की साजिश से हज कमेटी का दफ्तर दिल्ली नहीं आ पाया, पर क्या मैं उसमें सबको नहीं शामिल करता, दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह जन्नत नसीब करे। लेकिन बहर के वही लोग थे जिन्होंने उसमें दखलंदाजी की, वरना हम ये लड़ाई जीत गए होते और मनमोहन सिंह जी उस पर मान गए होते। क्योंकि 100 मेंबर पार्लियामेंट का मुतालबा एक मुतालबा होता है। पार्लियामेंट में ये मामला रामजी लाल सुमन जी उठाया था। बहर के मुख्तसर ये कि एक्ट में कहीं भी जो जमीन ली गई है, एक तो इसमें कहीं से शफाफियत नजर नहीं आती कि ये जमीन किस कमेटी ने पास किया, किस तारीख में पास किया, क्योंकि एक रेजोल्यूशन पास हुआ होगा, उसके बाद एक फाइनेंस कमेटी है उसके पास गया होगा, फाइनेंस कमेटी ने किस तारीख को इसको अप्रूव किया। तीसरी बात ये कि मिनिस्ट्री में कब भेजा गया, और ये जमीन कितने की है, लीज पे ली गई है या खरीदी गई है, और कैंप ऑफिस का बोर्ड लगा हुआ है उस जगह पे। वीडियो मैंने आपको जो सीओ ने वायरलेस किया है, जो वायरस हुआ है, वो हमने दिखाया आपको, तो वो भेजा है, उसमें लिखा हुआ है कैंप कार्यालय खारघर मुंबई। मेरा ये सवाल है सरकार से और कानूनदान से और हज कमेटी के मिनिस्टर वगैरह से कि हज एक्ट में कैंप कार्यालय का कोई जिक्र ही नहीं है। कैंप कार्यालय के लिए आप कोई जमीन नहीं ले सकते। हमारी लड़ाई पे जब ये हुआ कि सेंट्रल ऑफिस दिल्ली लाया जाए, तो 15 मई 2002 को सरकार ने जो पार्लियामेंट में कहा था कि 6 रीजनल ऑफिस खोले जा सकते हैं, जरूरत पड़ने पे हज कमेटी जब चाहे वहां खोल सकती है। उसमें दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ और श्रीनगर और शायद चेन्नई या एक दक्षिण भारत का भी कोई जगह थी। तो इस तरह से उसमें ये अभी एक्ट में जो लिखा है वो ये है कि रीजनल कार्यालय हज कमेटी केंद्र सरकार से परामर्श करके, बातचीत करके खोल सकती है। ठीक है, आपने कहा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया केंद्र सरकार से परामर्श करके, सलाह मशवरा करके ये कैंप कार्यालय
या जो क्षेत्रीय कार्यालय है ये खोल सकती है, रीजनल कार्यालय जिन्हें आप बता रहे हैं। लेकिन यहाँ ये बताइए कि 2 जून 2020 से हज कमेटी का गठन नहीं हो रहा है, कई सारे स्टेट में हज कमेटियां नहीं बनाई जा रही हैं। अब जब हज यात्रा नहीं हो रही है तो क्या इस पर सवाल उठाना जरूरी है? जब हज यात्रा होगी तो उस वक्त कमेटियां बना दी जाएंगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये अलग अलग काम है। क्या हज मिनिस्ट्री खत्म हो गई? मिनिस्ट्री से इस्तीफा दे दिया उन्होंने कोरोना की वजह से जी। क्या हज कमेटी के मुलाजमीन जो है वो तनख्वाह नहीं पा रहे हैं जी? क्या हज कमेटी जो है तमाम काम जो है वो हो रहे हैं कोरोना की वजह से नहीं होगा? मंत्रिमंडल बढ़ाया जा रहा है, इलेक्शन हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेट है, यहाँ पंचायती इलेक्शन हुए, सिर्फ हज कमेटी के लिए कोरोना की बात कही जाए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब स्टेट हज कमेटियां नहीं बनेंगी तो 9 मेंबर जो चुन के आते हैं वो कहां से आएंगे? जी। इसलिए इनकी नीयत खराब है। और मैंने 5 जनवरी को एक बहुत जज्बाती खत नकवी साहब को, मोहतरम नकवी साहब को लिखा था कि देखिए आप इस पर सियासत न कीजिए और अगर न चला सके तो इस्तीफा दे दीजिए। फिर मैंने 23 फरवरी को मोहतरम वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को खत लिखा कि देखिए हज में ये कुछ काम है और मेरी मजबूरी है, मैं बीमार हूं, मैंने इस पे काम किया है, मुझे मोहब्बत है इस इशू से, मैं आपको खत लिख रहा हूं कि ये डिपार्टमेंट आप वापस भेज दें। वहां पे कोई सियासत नहीं होती थी। विदेश मंत्रालय में, वजारत एक्सटर्नल अफेयर्स में वो लोग अपना एक्ट के हिसाब से काम करते थे, बढ़ के वो अभी तक नहीं कुछ किया। तो मैंने फिर एक खत लिखा है तफसीली कि वजीर आजम इसमें दखल दें। से जो फैसला हुआ, आपने फिर से वजीर आजम को यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है और आपका सीधा कहना यह है कि जब तक विदेश मंत्रालय के पास हज यात्रा का काम था तब तक कोई दुश्वारियां, दिक्कतें नहीं थी। जब तक ये अल्पसंख्यक मंत्रालय में जोड़ा गया और खासकर मुख्तार अब्बास नकवी के कब्जे में आ गया, तब से हज यात्रा को और हज कमेटी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो आप इस मामले को लेकर अदालत में क्यों नहीं चले जाते हैं? स्वागत कर रहा हूँ सबूत से। और आप इस मामले को लेकर अदालत क्यों नहीं चले जाते हैं? अब देखिए, अब वो बात करेंगे, लेकिन मैं सरकार को ही कह रहा हूं, करना सरकार को ही है, वो हमारे निवेदन पे करे या अदालत के कहने पे करे, करना तो सरकार को ही है। तो हम सरकार को ही क्यों ना कहें? हम सिफारिश कर रहे हैं मुसलमानों की तरफ से, आज़मीन हज की तरफ से मोदी जी से कि इस मामले को मैंने लिखा भी है, कहा भी है। मैंने जब से इस मामले को 1998 से उठाया, मैं किसी सियासी पार्टी का मेंबर नहीं रहा। उसके पहले मेरा एक सियासी दौर था, जो भी था, भर के मैं जहां था वहां बड़ी इज्जत से था, जिसे लोग दुनिया में तरक्की और कहते हैं। लेकिन मैंने वो सब छोड़ करके आदमी ने हज की परेशानियां देखी और मेंबर होते हुए मैंने उत्तर प्रदेश में इसकी आवाज उठाई और उसके बाद से मुस्तकिल उठा रहा हूं। पिछले 2 साल से मैं बहुत बीमार, मेरे हादसा हो गया जिसकी वजह से मैं बीमार पड़ गया और अभी भी मैं बहुत लंबा सफर नहीं कर सकता, वरना मैं किसी तरह वजीर आजम के हाथ पांव पकड़ करके आदमी ने हज के लिए मैं करता कि जा करके मिलता, लेकिन मैं मिलने के लायक नहीं हूँ। मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ सर, मैं अपने पास से कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा पिछले मुसलसल 2 सालों से आप कोशिशें कर रहे हैं और आपने बताया कब कब आपने लेटर लिखे हैं। जब आपको साफ लग रहा है कि सरकार हज यात्रा के खिलाफ और हज कमेटी के खिलाफ काम करती हुई दिखाई दे रही है और वो आपकी लगातार डिमांड को सुन नहीं रही है, तो क्यों ऐसे में आपको अदालत नहीं जाना चाहिए? मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि मैं नहीं जा सकता, लेकिन मैं पहले सरकार से ही मैं कोशिश कर लूं, क्योंकि अदालत के कहने पे भी सरकार को ही करना है। तो कितने साल इंतजार करेंगे जी? कितने साल तक सरकार की प्रतीक्षा करेंगे जी? कितने साल तक सरकार का इंतजार करेंगे? कितने साल तक सरकार की प्रतीक्षा करेंगे? देखिए, मैंने लेटर लिखा, मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पर गौर करेगी और इस मामले को किसी सियासी चश्मे से नहीं देखेगी और हज एक्ट और कानून और सुप्रीम कोर्ट की जो खिलाफ वर्जी इस हुकूमत के जरिए, इस डिपार्टमेंट के जरिए हुई है, उसे देखो जी। हाँ, उस पे देखेंगे और वजीर आजम इसमें दखल देंगे। और अभी तक जहां तक मेरी जानकारी है, कानूनन चूंकि हज 2002 में कोई तरमीम नहीं हुई है, तो ये जिम्मेदारी वजारत खारजा की है कमेटी बनाना और स्टेट हज कमेटियों की भी बनाना, और जिम्मेदारी है निगरानी करना, इलेक्शन कराना। ये सारा काम जो है
वजारत खारजा का अभी भी है। जी, हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार आपने जो नया पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को, उस पर कोई कार्रवाई होगी, कोई एक्शन लिया जाएगा, और जो हज यात्रा को लेकर पूरा मामला एक तरीके से ठंडे बस्ते में डाल रखा है, हज कमेटियां नहीं बनाई जा रही, उस पर कुछ कार्रवाई की जाएगी, उस पर कुछ मामला आगे बढ़ेगा। आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। फिर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे।